जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 30 यूपी जीके के क्वेश्चंस और पॉलिटी के क्वेश्चंस का मिक्सचर। यानी आज की ये वीडियो अच्छे लेवल की है, कंपटीशन अच्छा रहेगा आज के इस सेशन में। तो चलो देखते हैं कौन कितना सही करेगा। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यूपी होमगार्ड की कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। ध्यान से देखिएगा, लोकसभा सीटों की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि यूपी में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। वो है 80। याद कर लीजिएगा कितनी है, 80। देखिए 15 मिनट के आसपास ये वीडियो खत्म करवाएंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इजी हैं और क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फटाफट टिक मारते हुए इस सेशन को ओवर करते हैं जल्दी से। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। सिंपल याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा 80 हो गई, राज्यसभा 31 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 31। सिंपल याद कर लीजिए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा मैं समझा दूं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आपने लॉक किया है। राज्यसभा इज इक्वल टू राज्यों के प्रतिनिधि, यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो इसीलिए राज्यसभा सीटें 31 हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। तो यूपी में लोकसभा सीटें याद कर लीजिएगा 80, और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 31 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है। तो टोटल यहाँ पर 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, याद कर लीजिएगा। 100 नंबर पर कॉल करते हो तो विधान परिषद में फोन लग गया, ऐसा समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुल कितनी है, तो आपने 80 बताया। कितनी है, 80 है। और अगर हम लोग बात करें राज्यसभा सीटें कितनी है, तो आपने 31 बताया। राज्यसभा की सीटें कितनी, 31, लोकसभा 80, और उसके बाद विधानसभा की 100 है। मेरे साथ साथ बोला करिए, आप लोग तुरंत याद हो जाएगा। एकदम आसान नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना कहता है, यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नया है। ये किसके द्वारा निर्मित है, तो यूपी का जो वर्तमान राज्य चिन्ह है ये गवर्नर हाउस के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, गवर्नर हाउस के द्वारा वो यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह निर्मित है। ये क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा नहीं होगा कि यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह ये किसके द्वारा निर्मित है, गवर्नर हाउस के द्वारा। देखिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लिया करिए, क्योंकि वीडियो मेहनत से बनाई जाती है यार। जब आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब गेन होता है तो वो मोटिवेशन मिलता है, तो गजब का उत्साह आता है वीडियो बनाने का, और उत्साह ही अच्छे अच्छे सवाल और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, निःशुल्क है और इसमें कोई पैसा आपका नहीं कटता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। अगर राज्य सूचना आयोग की बात की जाए, ये यूपी में कहाँ स्थित है, ये यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, यूपी की राजधानी लखनऊ में राज्य सूचना आयोग स्थित है। सिंपल याद रखा करिए, आज के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। राज्य सूचना आयोग ये लखनऊ में है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, और आंसर कमेंट किया करिए। आंसर जब आप कमेंट करते हैं तो अंदर का आपका डर निकल जाता है टिक मारने में। आंसर टेंशन फील नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है और आप लोग टिक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है। सबसे बड़ा पुलिस जोन की बात की जा रही है, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ या कानपुर। तो मैं चाहता हूं मेरे बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। भले तुक्का ही मारिए, बट एटलीस्ट आपको आंसर देना है। यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन है, तो ये वही है जहां से सबसे पहले स्वतंत्रता क्रांति उठी थी। 1857 की क्रांति सबसे पहले वहीं से हुई थी। वही वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा पुलिस जोन है। समझने वाले समझ गए कि बात करना है हम लोग मेरठ की। मेरठ में 1857 में मंगल पांडे ने, मेरठ माँ से मंगल पांडे ने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ, और वही बना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई, अगर बात की जाए 1857, बी 1861, बी 1891 और डी है 1901। तो बताइए कमेंट करके उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई है 1861 में।
1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना यानी की गई है। 1861 आप लोग याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन रीचेक कर लीजिएगा और मैं भी आपको रीचेक करके आपको बताऊंगा ये सही है या नहीं। 1861 यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लागू किया। इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। तो राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, 1861। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लागू किया। इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश तत्कालिक यूनाइटेड प्रोविंस पुलिस की व्यवस्था 1861 में हो गई थी। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर 1861 गलत लग सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर आपका 1863 है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो 1861 के अधिनियम के तहत ये बना था और 1863 में ये लीगली ये जो है अप्रूव हो गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का। 1863 लीगली है, लेकिन लीगल वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो 1861 वाला जो अधिनियम है उसके तहत ये उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई है। तो 1861 आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं। मैं लोगों के लिए यहाँ पर चेक भी कर लिया है। तो यही आंसर है। अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो 1863 है, वो ऑप्शन में है नहीं। तो 1861 के अधिनियम के तहत ये सही है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई? 1937, 1950, 1947 या 1930? पीएससी की स्थापना 1937 में हुई है। यूपीपीएससी की स्थापना 1937 में, सिंपल आप लोग याद रखिएगा, यूपीपीएससी की स्थापना 1937 में हुई है। आएंगे क्वेश्चन नंबर, इसको मैं डिटेल से आपको बता दूं। यूपीपीएससी की स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी 1937 में। इसका उद्देश्य राज्य स्तरीय सरकारी सेवाओं की भर्ती। 1947 स्वतंत्रता या 1950 संविधान लागू से पहले बनाया गया था 1937 में। तो ये आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बड़ा संभाग। संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? संभाग पूछ रहा है, जिला नहीं। अगर जिला पूछे तो लखीमपुर खीरी, अगर जनसंख्या से पूछेगा तो प्रयागराज। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा संभाग पूछ रहा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यूपी का सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर वो है लखनऊ। लखनऊ संभाग जो है ये सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर पूरी यूपी का। याद कर लेना आप सभी लोग। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल नहीं है, विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं है, आनंदीबेन पटेल भी नहीं है, ये है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल हैं। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है सुचेता कृपलानी। कौन है सुचेता कृपलानी? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हो, जरूर लिखिएगा इस आंसर को, ताकि याद हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू को लॉक किया है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने 1947 से 1949 तक यूपी की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाता है सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर बताने की जरूरत तो है नहीं। मुख्यमंत्री कितने साल तक रहता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो एक मुख्यमंत्री पिछली बार जब यूपी में चुनाव हुआ था तो कब हुआ था? 2022 में। अब 2027 में चुनाव होगा। तो बताओ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ? 5 साल का हुआ ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आपको पता था या नहीं? आप भारत में रहते हो, आपको पता होना चाहिए। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में हर कोई एक्टिव रहता है। तो ठीक है, 12th क्या कहता है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष लॉक किया होगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो जाए तो कार्यकाल पहले भी समाप्त हो सकता है। तो ये आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल जो प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति का यहाँ पर राज्यपाल प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? राष्ट्रपति का करता है। मैं आपको बता दूं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार ऑब्लिक राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का। तो इस क्रम में राइट आंसर आपने
आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है। सिंपल, अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री, सांसद, वांसद ये सब गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? हमारे बाबा जी योगी जी कहाँ बैठते हैं? आप सभी लोग बताओ, योगी जी कहाँ से भाषण देते हैं? हालांकि भाषण तो रैलियों में मिलता है, तो लेकिन ये तेलंगाना, हैदराबाद बहुत दूर दूर तक प्रचार होता है, लेकिन एक अड्डा होता है बैठने का, यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे कभी ना कभी। तो वो है अड्डा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में क्या है, विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन। तो विधानसभा भवन ये कहाँ है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। विधानसभा भवन भी राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ राज्य के सभी कानून और विधानसभा सत्र आयोजित होते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग तहसील। क्या बोलते हैं? तहसील। क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी तहसील दिया है। तो आप सभी लोग राइट आंसर अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कहां से आप लोग देख रहे हैं ये भी बताना। तो क्या पता मुझे पता चल जाए कि कोई मेरे नियरेस्ट भी वीडियोस को वॉच करता है। ठीक, सब डिवीजन यानी कि प्रशासनिक तौर पर जिला के छोटे हिस्से, यूपी में इसे तहसील कहते हैं। तहसील में कई गांव और नगर आते हैं और इसे तहसीलदार संभालते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाता है करेक्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल तहसील लगभग कितनी है, तो ये बताओ कमेंट करके। यूपी में लगभग कितनी तहसीलें हैं? 250 से ज्यादा, या 300 से ज्यादा, या 350 से ज्यादा, या 400 से ज्यादा? 400 से तो है नहीं, बट यूपी में अगर देखा जाए तो 351 के आसपास तहसील हैं। 351 के आसपास तहसील हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल 350 प्लस तहसील बिल्कुल सही है। यूपी में तहसीलों की संख्या लगभग 350 प्लस है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसीलिए जिलों के अंदर कई तहसीलें हैं। कुल लगभग यहाँ पर 350 तहसीलें प्लस हैं, यानी कि 350 प्लस। आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आते हैं? तो ग्राम प्रधान जो आते हैं वो नगर पालिका के अंदर आएंगे? नहीं, नगर की बात हो रहे हैं हम लोग, ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं। तो ग्राम प्रधान ये गांव का रहेगा, तो यानी कि पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे ग्राम प्रधान। और नगर पालिका में मेयर वगैरह आते हैं, ये सब पार्ट जो होते हैं मेयर वगैरह। और ब्लॉक में तो यहाँ पर ये ऊंची पोस्ट है, और शासन विभाग भी एक ऊंची पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ग्राम प्रधान ये पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और ग्राम प्रधान गांव का निर्वाचित प्रमुख होता है। वह पंचायत राज व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। पंचायत राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रधान जी हैं वो सबसे निचले स्तर के मुख्यमंत्री हैं। गाँव की आप लोग समझ सकते हैं, सबसे निचले स्तर के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा समझ के चलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए लाइक जरूर किया करिए आप लोग वीडियोस को। देखिए कह रहा है यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? ऐसे कौन से अनुच्छेद के तहत ये राज्य बना है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत एक राज्य बना है। और यूपी, जब इसका पहले नाम उत्तर प्रदेश नहीं था तो इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, यूनाइटेड प्रोविंस, तभी इसको यूपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको यूपी के नाम से ही जाना गया, और अभी ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और अंग्रेजों के टाइम पर इसे यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, जिसमें उत्तराखंड, बिहार का हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता था। तो मध्य प्रदेश के तहत यूपी एक राज्य बना है, और ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। ये अंग्रेजी कभी हो ही नहीं सकती, और अंग्रेजी आप लोग, आधे लोग भोजपुरी में बात करते हैं, अंग्रेजी होगा कभी नहीं, कभी नहीं। और हिंदी ये आधिकारिक भाषा है यूपी की, आप सभी लोग जानते भी होंगे, यहाँ देख लीजिएगा। यानी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये हिंदी है। उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भोजपुरी हिंदी से मिलकर ही बनी है, तो आधिकारिक भाषा जो है आपकी हिंदी ही है। और भोजपुरी हिंदी की एक उपबोली है, संस्कृत यहाँ नहीं बोली जाती है। उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आधिकारिक भाषा नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो पहली तो आपकी हो गई हिंदी, और दूसरी आपकी मैंने अभी बताया उर्दू। उर्दू ये दूसरी आधिकारिक भाषा है, ये अंग्रेजी वगैरह नहीं है, ये संस्कृत वगैरह नहीं है। 1% लोगों को हमेशा, यानी कि पूरे भारत में आती होगी। संस्कृत तो एक तरीके से डूब गई। अवधी जाने अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और हिंदी की उपबोली यहाँ पर एक उर्दू है, इसको अलग नहीं बोल सकते हैं। रामचरितमानस वगैरह सब यहाँ
पर अवधि में ये लिखी गई हैं, तो ये हिंदी का ही एक हिस्सा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के आसपास। देखिए, यूपी का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है? आईटी हब आगरा नहीं है। आगरा से यहाँ पर ताजमहल है और गंदगी है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है आगरा में, आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पर आगरा हो जाता है। और अलीगढ़ में यहाँ पर ताले फेमस हैं। लखनऊ नवाब का शहर है लखनऊ। और ये जो नोएडा है ये आईटी हब है। कितने लोग यहाँ से देख रहे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। दिल्ली में जगह कम पड़ने लग गई है, क्योंकि ये आपका 500-600 पार हो जाता है दिल्ली में। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, दिल्ली से जो सटा हुआ इलाका है, जैसे गुड़गांव हो गया, हरियाणा का फरीदाबाद हो गया, और यूपी का गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, तो इस साइड आईटी कंपनी अपना लगाती जा रही हैं, अपनी फैक्ट्रियां कंपनियां लगा रही हैं। तो ये जो नोएडा है, ये जैसे कि बेंगलोर बोला जाता है, वैसे ही दिल्ली का, ये यूपी का एक बेंगलोर हो गया, छोटा मिनी बेंगलोर आप लोग बोल सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल से, ये क्वेश्चन बताने लायक है। नोएडा में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां और टेक पार्क हैं। यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में होने की वजह से आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, इसीलिए नोएडा को उत्तर प्रदेश का आईटी हब कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी या बहराइच प्रयागराज। तो ये दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है और नेपाल सीमा के पास है। यहाँ बाघ, गैंडा, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बहराइच और सिद्धार्थनगर, गोंडा या महाराजगंज। तो ये जो अभ्यारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, इनके क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, और खासकर ये यूपी के हैं तो एक ना एक वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क तो जरूर ही पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा इन सभी को। करतनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये आपका बहराइच में है। कहाँ पर है? बहराइच में है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। पिछले जो आपने 20 सवाल किए हैं इससे पहले, तो उसमें आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और बहराइच ये करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। यह दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक भाग माना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी और घड़ियाल जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देना है। और पिछले 22 क्वेश्चंस का आपने यहाँ पर राइट क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर लॉक किया है, उसमें से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सवाल का लेवल और ये क्लास की क्वालिटी आपको बताना है। यहाँ पर सवाल के लेवल और अपना स्कोर कार्ड और क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताना है कि क्लास आज की आपको कैसी लगी है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात की जाए, नाम से आप लोग समझ रहे हैं कि पीलीभीत का टाइगर रिजर्व ये बाघों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। बाघों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है आपका टाइगर रिजर्व, आप लोग जान सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा आप सभी लोग। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, ऐसे याद कर लीजिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली। माँ से मंगल पांडे, माँ से मेरठ, ऐसे चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में आता है। ये 3-4 वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको करवा दिया। अगला आ गया 25 नंबर क्वेश्चन कि हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है? हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यारण्य जो है ये किस जनपद में है? हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है ये मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आपने अगर लॉक किया है मेरठ, तो बिल्कुल सही है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि, लेकिन सही विकल्प आपका मेरठ सही है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से मेरठ जिले में स्थित है। इसका क्षेत्र कुछ अन्य जिलों जैसे बिजनौर, गाजियाबाद आदि तक फैला है, लेकिन परीक्षा में उत्तर आपका मेरठ ही माना जाएगा। इस क्रम में राइट आंसर अगर बी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूपी का अगर रेलवे स्टेशन देखें प्लेटफॉर्म वाइज अगर बात करें, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो गोरखपुर जंक्शन ये यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, तो गोरखपुर मान लीजिए ये स्टेशन है, तो इस साइड यहाँ पर बहुत सारे घर वगैरह बन गए और इस साइड भी घर वगैरह बन गए। तो अगर प्लेटफॉर्म को, अगर स्टेशन को चौड़ा करना है तो चौड़ा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस साइड और इस साइड यानी कि जगह बहुत खाली है, तो क्या किया गया है, प्लेटफॉर्म को ही बहुत लंबा कर दिया गया है, जिससे कि आसपास के जो घर बने हैं उसको तोड़ना ना पड़े और स्टेशन ना पड़े। तो यहाँ पर एक एक साथ दो दो तीन तीन ट्रेनें खड़ी हो जाती हैं। तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया, यही मेन रीजन है, सिंपल। 27 नंबर क्वेश्चन आपको बता दूंगा, 1 मिनट आप लोग देखिए, यहाँ पर डिटेल से भी बता दूं। गोरखपुर जंक्शन अपने लंबे प्लेटफॉर्म और रेलवे परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक समय तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी रहा है, इसीलिए परीक्षा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन को ही माना जाता है। गोरखपुर जंक्शन को ही माना जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का लॉक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आप सभी लोग बताइए। यूपी का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसका राइट आंसर हमें बताओ। सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर सेंट्रल और सी मथुरा और डी गोरखपुर। तो आपको लग रहा है लखनऊ या तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या व्यस्त होगा, नहीं, ये राजधानी है लेकिन उतना व्यस्त नहीं है जितना कानपुर सेंट्रल में है। ये जो है यूपी के एक तरीके से बीचों बीच में पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल है। यहाँ पर ट्रेनों का, यानी कि कहीं भी आपको जाना है तो कानपुर से हर जगह की ट्रेन आपको मिलेगी, चाहे आपको कहीं भी पूरे भारत में जाना हो। तो कानपुर सेंट्रल उत्तर भारत का प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से दिल्ली हावड़ा रूट गुजरता है, इसीलिए ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से कानपुर सेंट्रल को यूपी का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। और ये यूपी ही नहीं बल्कि भारत में भी सबसे बेस्ट स्टेशनों की लिस्ट में अगर टॉप 10 बेस्ट लिस्ट देखी जाए तो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल का नाम आता है। उसमें लाखों लोग एक एक दिन में यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अपना क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित हुआ। तो सबसे पहला हवाई अड्डा यूपी का कहाँ स्थापित हुआ, तो ये आपका जो हुआ है यूपी का, वो आज के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में हुआ है। इसका पहला हवाई अड्डा स्थापित हुआ है, लखनऊ और गोरखपुर वाराणसी में नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थापित हुआ। इससे पहले बमरौली एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हुई थी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपने लॉक किया, तो बिल्कुल सही हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपने सुना होगा, जो लोग थोड़ा सा करंट अफेयर पर ध्यान देते हैं उनको पता होगा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में बना हुआ है। आपके गले का, आपके हाथ का जेवर नहीं है, ये जो एयरपोर्ट है इसका नाम ही जेवर रखा गया है। तो ये किस जिले में है, ऑप्शन ए बुलंदशहर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी बागपत और नोएडा ग्रामीण। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ये गाजियाबाद के आसपास का इलाका है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही ये नोएडा वाला क्षेत्र आता है। एक तरीके से नोएडा दिल्ली एनसीआर हो गया है। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के पास जेवर क्षेत्र में बन रहा है। प्रशासनिक रूप से यह क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिला में आता है। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। अगर इन ऑप्शंस में से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सड़क है वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर जो सबसे लंबी सड़क है वो है आपकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये यूपी की सबसे लंबी सड़क है। इन ऑप्शंस में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। तो वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपका फर्ज बनता है क्योंकि तैयारी आपकी सॉलिड ही चलेगी, वो भी निःशुल्क आपकी। तो शेयर करिए अपने इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल में, और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये क्लास आपकी कैसी लगी, एज अ रिवीजन क्लास थी आप सभी के लिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।